जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दी ऑफिसर्स गैलरी के एक न्यू एपिसोड में। आई एम मुरारी झा। आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी एनडीए एग्जाम ट्वाइस, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 6 times, एफकेट एग्जाम 6 times, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 4 times and also cleared IBACIO एग्जाम and यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सीडीएस को जो पेपर है मैथमेटिक्स सेक्शन का, वो एग्जाम हॉल में कंप्लीटली एक साथ 100 क्वेश्चन को कैसे डील करना है, सॉल्व करना है। इसके पहले हम लोग ये बात करेंगे कि सीडीएस का जो पेपर है मैथमेटिक्स सेक्शन का, वो वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर एग्जाम हॉल में क्यों बन जाता है। ये कुछ रीजन है। फर्स्ट ऑफ द रीजन ये है कि इसका जो मोस्टली क्वेश्चंस आता है मैथमेटिक्स पेपर का, सीडीएस का, वो एडवांस मैथ सेक्शन के होते हैं। सेकंड रीजन ये है कि ये जो पेपर होता है वो थर्ड शिफ्ट में होता है। थर्ड शिफ्ट बोलने का मीनिंग ये है कि इससे पहले कैंडिडेट 2 पेपर ऑलरेडी दे चुके होते हैं 2-2 आवर्स के। तो 2 आवर्स देने के बाद जब हम लोग इंग्लिश पेपर और आपका जो जीएस पेपर है जब आप दे चुके होते हैं, उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हैं मैथ सेक्शन का, तो कैंडिडेट जो है ऑलरेडी बहुत हद तक अपने जो एनर्जी है वे इन दोनों पेपर में लगा चुके होते हैं। तो जो जनरली जो कैंडिडेट यहाँ पे 50 स्कोर 75 स्कोर करने वाला था पेपर में, वो घूर फिर के वो 60 के अराउंड ही रह जाता है, क्योंकि उनका जो एनर्जी होता है बहुत हद तक एग्जॉस्ट हो चुका होता है। थर्ड जो प्रोस्पेक्ट है, जनरली यदि इंडिया में हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे मैथमेटिक्स के गवर्नमेंट सेक्शन की बात करें, गवर्नमेंट एग्जाम में सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जनरली एक साथ जनरली 25-30 क्वेश्चन जनरली देखे करते हैं जनरली मैथ सेक्शन के। बट सीडीएस के लिए एक डेडिकेटेड पेपर मैथ्स का होता है जहां पे 100 क्वेश्चंस एक साथ कैंडिडेट एडवांस मैथ्स के डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो भी थर्ड शिफ्ट में 3 PM से लेके 5 PM के बीच में, जबकि उससे पहले उनका बहुत सारा 2 पेपर हो चुका होता है। फोर्थ पॉइंट यहां पे ये आता है कि एग्जाम पैटर्न के, क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से यूपीएससी नॉर्मल क्वेश्चंस के साथ साथ असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा करता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स में पूछ लिया करते हैं, जहां पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया रहेंगे, कभी कभी स्टेटमेंट 3 भी रहता है, आपको देकर बोला जाएगा ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 सही है, इस तरह से 1 2 3 सही है, 1 2 सही है और 2 3 सही है। मैथमेटिक्स पेपर में भी यूपीएससी ऐसा पेपर बनाता। थर्ड जो हो गया वो फॉर्म है क्वेश्चंस का, कंबाइंड फॉर्म का क्वेश्चंस, जहां पे आपके 2-3 क्वेश्चंस एक साथ आपको पुट अप कर दिया जाएगा और आपको वो चूज करना है कि क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना। ऐसे वो ये होता है, क्वेश्चन 1 आप नहीं कर पाए उसका, क्वेश्चन 2 भी नहीं कर पाइए, क्वेश्चन 3 भी नहीं कर पाइए। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो होता है कैंडिडेट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कौन से नहीं करे। इसीलिए ये जो पेपर है वो एग्जाम हॉल में इन सब रीजन के कारण वो वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर बन जाता है। लेकिन वही कैंडिडेट यदि वो सिंपल टाइम में इन पेपर को दे तो अच्छे से अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजन है एडवांस मैथ्स होने के कारण, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होने के कारण, फिर साथ साथ 100 क्वेश्चंस को एक साथ डील करते हैं उसी कारण भी, और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस के पैटर्न है उस हिसाब से भी ये पेपर एक डिफिकल्ट सेक्शन में चले जाता है। तो फिर भी हमें तो क्वेश्चन डील करना ही है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही है, तो कैसे हम लोग एग्जाम हॉल में उन क्वेश्चंस को करेंगे, उन पे भी बात करने थे। यूपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसे देखते हुए यूपीएससी का जो क्वेश्चन सारा 100 क्वेश्चन जो यूपीएससी देते हैं उसमें सारा क्वेश्चन टफ ही नहीं होता। हमें वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि कौन हमें पहले करना है और कौन बाद में। फॉर एग्जाम्पल, जो अराउंड आपके क्वेश्चंस हो गए 100 क्वेश्चंस में से, अराउंड 100 क्वेश्चंस में से आपके 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो इजी कैटेगरी के होंगे। 25 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस के अराउंड होते हैं जो मीडियम कैटेगरी के होते हैं, और जो आपका रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस होगा वो जनरली हार्ड कैटेगरी में होता है।
हमें इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है ताकि पहले इजी को अटेम्प्ट कर पाए, फिर मीडियम में टच करें, फिर कुछ हार्ड का बन पाया तो बन पाया, उस हिसाब से हमें पेपर को अप्रोच करना है। सेकंड बात यह है कि जो पेपर क्वेश्चन पैटर्न आता है उसमें हमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस को पहले चूज करना है, जहां पे हम लोग देख पाए कि वो एक बार कुछ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं ये बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मैं किसे बोल रहा हूं और कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन किसे बोल रहा हूं, इन सब पैटर्न टाइप को भी मैं बताता हूं अभी। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जहां पे क्लियर कट कुछ दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, उसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, ताकि क्योंकि उन क्वेश्चंस में मेरे से बनेगा ये क्वेश्चन नहीं, वो हम लोग इजली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं और ये यदि बाद में नहीं बन पाता तो पढ़ने के कारण मेरा क्वेश्चन को टाइम तो निकल ही गया उस क्वेश्चन का, साथ साथ वो क्वेश्चन बन भी नहीं पाया, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। थर्ड ये है कि जब आप क्वेश्चंस को करते हैं और मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चंस पढ़ा और आपको लगा ये बन जाएगा बट टाइम लेगा, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को मार्क कर देना है। और जब रिटर्न आते हैं एक बार पेपर का स्कैनिंग करने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद, तो उस टाइम में आप इन क्वेश्चन को टच करने का प्रयास करें कि आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा में भी टाइम ले सकता है, तो आपके लिए पॉजिटिव ही इंपैक्ट डालेगा आपके मार्क्स में। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इन पेपर को भी सॉल्व करना है। ये जो मैं 2023 का सेकंड पेपर हुआ था सीडीएस का, जो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना गया था मैथमेटिक्स सेक्शन में, मैं उनको उस पेपर को पढ़ने में देखने वाला हूं कि कैसे आपको इस पेपर में भी अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एक हद तक। तो इसके लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूं कि मैं जो चीज़ें बताऊंगा उन्हें, उस अंडरस्टैंडिंग को आप ओपन माइंड से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ओपन माइंड से, लॉजिकली ध्यान से। सेकंड बात यह है कि आप पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठे रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। थर्ड पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपके कुछ जो सिलेबस के बेसिक्स होते हैं वो कवर अप होने चाहिए, तभी आप इन वेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए जानते हैं कि कैसे हमें इन पेपर को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मैं जो बता रहा था आपको कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो है पेपर में, वो कहाँ कहाँ है, किसे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कौन से कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जानते हैं कि जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन 1 है 2 है, ये आपके सिंपल दिख रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक स्कैनिंग में ही समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, जिसका दूसरे क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है और देख के ही क्लियर कट समझ में आ रहा है क्या करना है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में दिया जाऊं तो आपको मैं दिखाऊंगा कि जो 31 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये देखिए, ये आप इतना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपके 31 32 जो है एक कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन है। इस तरह से जो आपके 33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए 33 34 यहाँ पे एक साथ है, 35 एंड 36 एक साथ दिया हुआ है, 37 और 38 एक साथ दिया हुआ है। इनको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन, जहाँ पे मोस्ट देखिए यहाँ पे 39 40, यदि आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाए तो दूसरे क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे 41 42, इस तरह से जो क्वेश्चन है मोस्टली कंबाइंड फॉर्म के क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर यदि आगे बात करें असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का, तो मैं आपको दिखाता चलूं कि जो क्वेश्चंस है, ये देखिए जो आपके क्वेश्चंस हैं 91 से 100 तक का, वो उसी बेसिक क्वेश्चन है जहां पे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको जो कुछ ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको आंसर मार्क डाउन करना है, मार्क करना है नीचे दिए हुए स्टेटमेंट पे 91 92 इस हिसाब से देख रहे हैं सभी कुछ। ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन है जहां पे आपको पढ़ने तो उसको पढ़ के समझने के बाद उसके बाद आंसर करना है पूरा सही तरीके से। ये जनरली किसी एग्जाम्स में जनरली इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते, बट सीडीएस में यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी
हुआ करते हैं पेपर में। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी है, 82 नंबर क्वेश्चन, 1-2 स्टेटमेंट, इस तरह से क्वेश्चन भी रहते हैं आराम से। 90 नंबर क्वेश्चन जहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यदि 86, 87, 88, 89, 90 सब एक ही टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका कंबाइंड 5 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यदि आप स्टार्ट करते हैं और नहीं कर पाते तो टाइम तो बहुत जाएगा ही, और साथ साथ आपका 5 to 5 क्वेश्चन भी जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें लास्ट में डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें इन ऐसे पेपर को भी कैसे डील करना है। आपको खाली ध्यान से सुनना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं ट्राई करूंगा कि आज इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया जाए कि कैसे इन क्वेश्चंस को भी अप्रोच करना। यहाँ पे मैं यदि ये जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे वेरियस तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट है वैल्यू पुटिंग मेथड का। यहाँ पे देख रहे होंगे आप 1 2 3 आपके इक्वेशन टाइप में है और वेरिएबल आपका 6 है, ABC अल्फा बीटा गामा। तो जब 6 वेरिएबल और 3 स्टेटमेंट 3 इक्वेशन दिए होते हैं तो इक्वेशन से ज़्यादा जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसको हम लोग कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं जनरली। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है और 6 वेरिएबल है। इसका मीनिंग ये है कि 6 - 3 हम लोग 3 वेरिएबल को वैल्यू पुट कर सकते हैं सही तरीके से, चाहे तो करना। फॉर एग्जाम्पल यदि इसी क्वेश्चन से हम लोग करने का प्रयास करें तो यदि ए का जो वैल्यू है हम लोग 1 लेके चले और ए का जो वैल्यू है यदि हम लोग 1 ले लें, बी का जो वैल्यू है यदि हम लोग 2 ले लेते हैं और सी का जो वैल्यू है -1 लेते हैं। ऐसे में वैल्यू क्यों पकड़ रहा हूँ? ऐसे इसीलिए पकड़ रहा हूँ कि यदि मैं सेम वैल्यू पकड़ूंगा ए बी सी का तो यहाँ भी आएगा, जो भी आएगा यहाँ भी वही आएगा, यहाँ जो आएगा यहाँ भी वही आएगा। तो हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, डिफरेंट वैल्यू पकड़ा, एक का 1, एक का 2, एक का -1। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं ऑप्शंस में तो ऑप्शंस भी डिफरेंट आना चाहिए। सपोज करते हैं कि मैंने इस तरह से वैल्यू पुटिंग किया और मेरा 2 ऑप्शंस का वैल्यू 3 आ जा रहा है, सपोज करते हैं। तो ऐसे केस में यदि 3 आंसर होगा तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें जो वैल्यू पकड़ते हैं, जो एज्यूम करते हैं, उन्हें हमें ऑप्शंस में भी चेक करना चाहिए कि वेदर ये ऑप्शंस में भी हमें डिस्टिंक्ट ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है वैल्यू पुट करने के बाद। तो आगे चले तो यदि ए का वैल्यू मैंने 1 2 3 इस तरह से 1 2 -1 ले लिया एबीसी का, तो बताइए कि आपका जो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा -2 इंटू -1। आपको एग्जाम में वही स्टेप्स करने हैं जो आपके ब्रेन में रिटर्न नहीं हो पाते। ध्यान रखिएगा, हम लोग एग्जाम में या हम लोग जनरली वही चीज़ें लिखा करते हैं, वही चीज़ें नोट डाउन करते हैं जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी उसका इमेज बन चुका होता है। तो हमें एग्जाम में ये एक्सेसिव लिखना, ज़्यादा लिखना अवॉइड करना है। जितना से ज़्यादा हो सके हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसका जो कोई भी पार्ट का जो सॉल्यूशन है उसे जस्ट लिखना है। स्टेप्स बीच में क्या हुआ नहीं जो होता है, क्योंकि यदि हमें ब्रेन में ही वो कैलकुलेट कर पाएंगे तो ईजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी हम लोग अल्फा का वैल्यू बिना कुछ किए भी फाइंड आउट कर सकते थे, बट तभी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 1 और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया तो 2 तो 3 आ जाएगा। ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपको करना नहीं है इस तरह से। एग्जाम में आपको ये सब डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू 3 लिखना है इन सब वैल्यू के बेस पे, क्योंकि जितना आप लिखिएगा उतना आपका टाइम जाएगा। सबसे यदि बीटा का वैल्यू मैं लिखने का प्रयास करूं तो बी का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ए और सी जो है 1 इंटू 1 हो गया और माइनस इंटू माइनस जो यहाँ पे प्लस हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 और +1
ये 5 हो गया, मतलब बीटा का वैल्यू जो होगा आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह से जब गामा का वैल्यू पुट कीजिएगा, निकालिएगा, तो c माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, और 2 इंटू 1 का वैल्यू क्या होगा, 2। तो 1 माइनस 2 कितना होगा आपका, -1 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मेरा वैल्यू आ गया। अब मैं इसे पुट करूंगा, जो दिए हुए एक्सप्रेशन है, तो उसका क्या आएगा वैल्यू, a इंटू अल्फा, तो 1 इंटू 3 हो गया आपका, 2 इंटू 5 10 हो गया, और c इंटू गामा जो है c -1 है, और गामा आपका -1 है, तो 1 इंटू -1 इंटू -1 +1 हो गया। फिर यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी है, सभी को आप प्लस कीजिएगा, तो आपका -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 + 5 8 -1 7। तो देखिए आपका ऊपर में भी 14 आ गया, नीचे में भी 14 आ गया, तो कैंसिल आउट हो गया 1 आएगा। तो क्या आपका आंसर ये हो गया? जरूरी नहीं है, हमें इन सब ऑप्शंस को भी चेक करना है कि वेदर इसमें से कोई ऑप्शंस 1 वैल्यू दे रहा है क्या। तो ऐसे चेक करते हैं कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -1 था, तो 2 + 1 3 हो गया, अब -2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ऑप्शंस, ये नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे 1 -2 है, -2 हो जाएगा यहाँ पे, और -1 मैं लिया था, तो यहाँ पे भी क्या होगा मेरा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस केस में -1 होगा, फिर +2 हो गया, और c की वैल्यू -1 था, तो यहाँ भी क्या आ गया मेरा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा ओनली एक ही ऑप्शन है, जो डी बना, वो डी ही मेरा क्या है, वो मेरा ऑप्शन दे रहा है 1 वाला, इसलिए यही मेरा आंसर है। प्रोसेस से तो आप कर ही सकते हैं, मैं आपको डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूं, कैसे आप डिफरेंट अप्रोच से भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड तरीका है करने का, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे a² - bc = अल्फा, b² ac, c² ab, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, एक टर्म होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी को जो आप फॉलो कीजिएगा, तो यहाँ पे जो a² - bc आ रहा है, b² ac, c² ab, ये a यहाँ पे bc, यहाँ पे ca, यहाँ पे ab, यहाँ पे a² b² c², अल्फा बीटा गामा, ये एक साइक्लिसिटी को फॉलो कर रहा है। जब एक साइक्लिसिटी को फॉलो करता हुआ जिस पैटर्न में ABC यहां पे चेंज हो रहा है अल्फा के साथ, इसी पैटर्न में ABC बीटा के साथ चेंज हो रहा है, तो यहां पे भी ABC गामा के साथ चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो देखिए यहां पे भी, यहां पे A अल्फा है, B बीटा है, C गामा है। बताइए यहां पे A गामा दिया हुआ है क्या? यहां पे A गामा नहीं है, A बीटा नहीं है। जैसे यहां पे पैटर्न है, वहां भी A अल्फा, B बीटा, C गामा, यहाँ भी सारा A + B + C, यहाँ भी अल्फा + बीटा + गामा। यहाँ भी कहीं पे A + अल्फा नहीं दिया हुआ है, प्लस बीटा नहीं दिया हुआ है, A का बात करो मैं यहाँ पे। तो ये जो पैटर्न है A अल्फा, B बीटा, C गामा, A B C डिफरेंट है, सबको एक साथ ऐड कर दिया, गामा अल्फा बीटा गामा को एक साथ ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं साइक्लिसिटी मेथड। जहाँ पे जो दिए हुए, जो हमारे गिवन जो कुछ टर्म्स होंगे, कुछ प्रोस्पेक्ट होंगे, वो एक साइक्लिसिटी को फॉलो कर रहे होंगे, हमें उन्हीं को समझना है। और साइक्लिसिटी को फॉलो करने के बाद जो आपका आंसर होता है, वो एक सिमिलर पैटर्न पे ही होता है। जैसे यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे भी आंसर्स में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। अब वो चेक करते हैं कि पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। कहीं पे ऐसा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। यहाँ पे कहीं ऐसा क्या कि यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है। देखिए सभी जगह प्लस है। कहीं यहाँ पे प्लस होने का यहाँ माइनस हो गया क्या? नहीं हुआ है। यहाँ प्लस होने के बाद यहाँ पे माइनस हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो यहाँ भी सारा प्लस है, यहाँ भी सारा प्लस है, यहाँ भी सारा प्लस है, यहाँ माइनस है, तो एक वहाँ भी जो है बीच बीच में सभी में जगह पे माइनस है। इसको ही बोलते हैं पैटर्न। तो बोलने का मीनिंग ये है
कि यदि मैं इस ऑप्शन को चेक करूं तो इसका साइन क्या प्लस, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो क्या यहाँ पे साइक्लिसिटी फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि यदि साइक्लिसिटी फॉलो होता तो तीनों का साइन या तो सेम होता या तो तीनों का साइन किसी भी हालत में सेम ही होता, चाहे प्लस तीनों की जगह पे हो या तीनों की जगह पे माइनस हो। सिमिलरली यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे प्लस है बट यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। इसका मीनिंग ये है कि इन तीनों में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा है जिस पैटर्न में ये अरेंज किया हुआ है साइक्लिसिटी प्रोसेस के हिसाब से। इस साइकिल में यहाँ पे इन तीनों में कोई नहीं है, क्योंकि साइन का जो वेरिएशन है वो डिफरेंट आ जा रहा है। बताइए यहाँ पे इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, इसने क्या गलती किया कि इसके साथ माइनस आ गया, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। इसका मीनिंग है कि ये जो मेरा ऑप्शन है वो नहीं होने वाला। तो आप डायरेक्टली यहां जा सकते हैं कि आंसर डी ही होगा। इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी को फॉलो करते हुए होना। यदि यहाँ पे ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी है होता तो साइक्लिसिटी मेथड से हम ये बोल सकते हैं कि यस ये थोड़ा चांसेस है हो सकना, क्योंकि यहाँ साइन ही प्लस है, यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, यहीं प्लस साइन है। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सभी में फॉलो हो रहा है, इन एबीसी तीनों में। तो ये ऑप्शन उसमें हम लोग सोच सकते थे, कंसिडर करते कि हो सकता है, बट यहां पे इन तीनों में इस तरह का साइक्लिसिटी फॉलो नहीं हो रहा है साइन का, इसलिए आंसर जो है इस केस में डी ही होगा। इसी क्वेश्चन को थर्ड तरीके से करने का जो तरीका है आप ध्यान से समझे कि यहां पे ए बी सी और अल्फा जो है बीटा गामा ये कोई ना कोई जनरली वेरिएबल है। बताइए यदि कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो राम का एज है श्याम से 5 ज्यादा है, तो हम लोग करते हैं ना इसे x प्लस 5, और कहीं बोल दे कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है वो 20 हो गया, हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू, इससे किसी एक का एज निकल जाएगा। ऐसा इसी नहीं करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट के बेस पे हमने ये एक इक्वेशन मैंने लिख दिया। तो एक्चुअली जो अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं वो किसी न किसी स्टेटमेंट का ही अलजेब्रिक फॉर्म होता है। तो यहां भी इसी तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, ये भी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है ये किसी न किसी स्टेटमेंट का पार्ट हो सकते हैं, किसी न किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट हो सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि इसका जो डिग्री है वो 2 है और इसका डिग्री भी 2 है। क्यों? इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो यहाँ भी 1 + 1 2 होगा, इसका डिग्री 2 हो जाता है। तो डिग्री 2 में से डिग्री 2 जब माइनस करें या प्लस करें हमेशा वो जो वैल्यू आता है वो डिग्री 2 का ही होता है। फिर यहाँ पे भी जो बी स्क्वायर है यदि मैं इसका डिग्री बी का 1 मानूं तो यहाँ पे इसका बी स्क्वायर डिग्री 2 हो गया, इसका भी डिग्री 2 है, तो बीटा का डिग्री यहाँ पे 2 होगा। यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी ए और बी का कंबाइंड डिग्री 2 है, तो यहाँ भी डिग्री 2 ही का ही आने वाला है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे अल्फा बीटा जो इन तीनों का जो है अल्फा बीटा गामा और जो आपका ए बी सी जो है इन सभी का डिग्री क्या है? अल्फा बीटा गामा का जो डिग्री 2 है बट जो एबीसी का डिग्री है वो 1 है। इससे मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं? इससे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पे जो स्टेट ये हमें दिया गया है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसमें ए का डिग्री कितना है बताइए? 1, और अल्फा का डिग्री क्या है? 2, तो यहाँ पे डिग्री 3 आ गई, यहाँ पे डिग्री 3 आ गया, यहाँ पे डिग्री 3 आया, तो इसे कंबाइंड जो डिग्री है ऊपर का वो 3 है। और इसी तरीके से नीचे बताइए ए बी सी का जो डिग्री है वो सभी का 1 है, तो सम करने से डिग्री चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई करने से डिग्री चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल x² और x4, तो मल्टीप्लाई से डिग्री क्या होगा? 6 हो जाएगा, बट यहाँ पे डिग्री सम बढ़ गई, x² + x² होता तो क्या 2x² होता, तो डिग्री यहाँ भी अभी भी 2 ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस होने से कोई डिग्री चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर नीचे का डिग्री है इसका जो डिग्री 1 है और इसका जो डिग्री है आपका वो
डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 मतलब क्या, सभी का डिग्री 2 होने के कारण क्या है, यहाँ पे सम जो डिग्री 2 ही है। तो एक डिग्री सभी का ABC का जो प्लस का डिग्री है वो सबका 1 है, और जो आपका इन सबका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री होगा 3। तो 3 जो डिग्री होगा जब कैंसिल आउट होने के बाद तो डिग्री हो जाएगा 0 ना, कोई डिग्री हो जाएगा 0। डिग्री का बात करो, मैं वैल्यू का बात कुछ नहीं कर रहा हूं। तो डिग्री जब 0 होगा इसका मीनिंग ये है कि जो मेरा आंसर होना चाहिए वो विदाउट डिग्री वाला होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पे जो बात करें कि विदाउट डिग्री वाला, तो इसका डिग्री 1 है, 1 है, 1 प्लस माइनस में डिग्री चाहिए, तो इसका सभी का डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 हो जाएगा, इसका भी डिग्री 1 हो जाएगा। ओनली यही एक ऑप्शन है इसमें डिग्री इसका 0 है। क्यों? ये कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे a टू द पावर 0 b टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब क्या ये इसका पावर क्या है, डिग्री 0 है, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीकों से किया है, कि मैंने अभी तक बेसिक अप्रोच को कोई कंसीडर नहीं किया है। बेसिक अप्रोच आप अपने से भी कर सकते हैं। आप इस अप्रोच को समझिएगा तो आप क्वेश्चंस को ऐसे कर पाइएगा, बिना किसी पेन पकड़े, बिना पेन पकड़े आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, एक सही अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो यहां पे मैंने एक वैल्यू पुटिंग मेथड बताया, सेकंड मेथड बताया आपको कैसे आप साइक्लिसिटी को आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थर्ड जो है यहाँ पे डिग्री कॉन्सेप्ट को मैं बताया। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। यदि आप इसी क्वेश्चन में यदि आप कोई भी प्रोसेस ध्यान दें, यदि आपको पता होता इस तरीके से कॉन्सेप्ट, तो आप बिना देख के ही बोर्ड पढ़ सकते थे। इसका डिग्री 2 है, ऊपर का अल्फा का डिग्री 2 होगा, इस सभी का 1 है। तो इस हिसाब से ये हो गया कि ऊपर का डिग्री 3 है, इसके नीचे का भी डिग्री 3 हो जाएगा, कट गया। ओनली 1 डिग्री होना चाहिए। ABC में कोई 1 डिग्री बना है नहीं, ओनली डी जो ऑप्शन है, डी 0 डिग्री, 0 डिग्री का है। तो इसमें 0 डिग्री है, कैंसिल आउट हो गया तो गिवन एक्सप्रेशन में, और आपका डी ऑप्शन है इसमें डिग्री 0। तो अगर यदि ये सब कॉन्सेप्ट पते हो तो आप तुरंत बिना कुछ पेन उठाए कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए, आपको प्रोसेस आना ही चाहिए। ये सब प्रोसेस अच्छे से आपको आना चाहिए, सभी क्वेश्चंस का आपको प्रोसेस आना चाहिए। इनफैक्ट मेरे बताने से पहले आप इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाइएगा कि मेरा जो बताने का प्रोस्पेक्ट है वो कैसा। फिलहाल आप क्वेश्चन 2 को देखिए और उसको भी आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये देख पा रहे होंगे, बोलना ये जो है इसका फैक्टर है, तो इसका अदर फैक्टर कौन सा होगा। हम तो जानते हैं फैक्टर क्या होता है। 8 जो यदि होने से इसका 2 × 4 नहीं सकते हैं, तो 2 4 उसका फैक्टर हो जाता। तो बोलने का मीनिंग ये है कि जो फैक्टर होता है वो उसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। यदि इसको एक्सपैंड करें तो आप ये समझ पाएंगे कि a माइनस बी क्यू होल क्यू जो होता है उसका a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसमें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है इसका पावर कितना, ऑड। इसका मीनिंग ये है, ये जो माइनस साइन है यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जो आपका जिसको डिवाइड करना है आपको एज ए फैक्टर ये होने के कारण उसमें भी क्या माइनस टर्म है, ये फैक्टर है। और बोलना दूसरा फैक्टर कौन है यहां में से, चारों ऑप्शंस में से। इसका मीनिंग ये है, इसका पावर 3 है, डिग्री 3 है, इसका डिग्री मैक्सिमम 4 है। तो यहां पे जो ऑप्शंस है इन सभी ऑप्शंस में जिसका डिग्री 1 होगा वो मेरा इसका फैक्टर होगा। देखिए सभी का डिग्री 1 है। साथ साथ
यदि मैं आगे बात करूं कि यहां पे जो 1 है, यहां पे -1 था, 1 क्यूब, तो यहां पे वैल्यू क्या -1 ही आएगा। बताइए यहां पे इसमें से यदि मैं इस किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूं, मैं पकड़ता हूं कि ये ऑप्शंस होता है, सपोज करते हैं मैं पकड़ता हूं कि ये ऑप्शन होता, यदि मैं उस बड़े एक्सप्रेशन को जहां पे एक्स क्यू था, -3x² था, x था और यहाँ पे -1 था, वो आपको पूरा लिखना नहीं है। ये सब चीजें आपको नोट डाउन नहीं करना एग्जाम में इस पे, पर आपको जस्ट सोचना है, उसके बारे में ध्यान रखना कि मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूं, ये जो माइनस है। बताइए यदि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे जो मेरा दिया हुआ कांस्टेंट टर्म है -1, क्या वो रहेगा या कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -x हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वहीं बन नहीं पाएगा। यहाँ पावर 3 है, सभी का पावर 1 डिग्री 1 है, सभी का डिग्री 1 है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से डिग्री 4 का आना चाहिए, पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो कांस्टेंट टर्म इसका नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। फिर यदि बात करें 2 का, बात करता हूं कोई भी ऑप्शंस का बात करता हूं, इसका भी बात, जब इसको मैं 2 से वहां पे जो बचा हुआ माइनस है उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 हो जाएगा, -2 तो है नहीं। फिर यदि 3 से मल्टीप्लाई करता हूं -3 से उसको, तो वहां पे +3 हो जाएगा। मैं खाली उस कांस्टेंट टर्म का बात कर रहा हूं, कांस्टेंट टर्म का, और किसी का बात नहीं कर रहा हूं, इन सब चीजों को बात नहीं कर रहा हूं अभी। जो -3 से उस -1 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, जो भी नहीं है। ओनली ऑप्शन 1 है, ये 1 ऑप्शन है जहां पे आप +1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें जो -1 था तो आपको यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो -1 था इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वहां -1 आ जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि कुछ भी करने यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि जो इसका जो कांस्टेंट टर्म है, जब इसको मैं इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं, ये -1 से नहीं, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तब का -1 से। यदि इसी चीज में तो आपको एक्चुअली -1 आ जाता है। मैं आपको ऑप्शन यहां से नीचे से क्यों पकड़ा, ये समझाने के लिए कि यहाँ पे +0 है, इसका मतलब ये है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट वाला 2 आएगा नहीं, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो यही ऑप्शन है। एग्जाम में करते हैं तो आप जनरली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टार्ट ही नहीं करना है कि जब आप इसको कीजिएगा तो इसको आपको लगेगा कि ये फैक्टर है, तो फैक्टर है इसका नहीं है, इसको पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो यहाँ पे सभी का पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने से पावर 4 आना चाहिए। अब इसमें जो इस एक्सपेंशन में जो -1 इंडिपेंडेंट टर्म है, इसका मीनिंग है इसका जो इंडिपेंडेंट टर्म से मैं इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। अब देखिए इनको कांस्टेंट टर्म को आने से एक ही ऑप्शन है जहां -1 +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो यही खाली ऑप्शन है। इसमें जस्ट आप एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है क्वेश्चंस में कहां हमको पकड़ना है। यदि आप इसको प्रोसेस से करने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यदि आपसे बन भी ना पाए, क्योंकि एक फैक्टर है। इसका 2 तरीका प्रोसेस से करने का, या तो आप इसका तीन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, तो आप इसमें पुट कीजिएगा तो सारा वो सेमी स्टेट आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, या तो इसको आप इसे डिवाइड कीजिए तो आपका ये लाने का प्रयास कीजिएगा। मतलब ये क्वेश्चन तभी आप अल्फा बीटा गामा में फंस जाइएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि आपको कांस्टेंट टर्म को ध्यान रखना है, तो भी आपको बना पाएंगे इसको, नहीं तो नहीं बना पाए। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि यहां पे बताओ, यदि यहां पे यदि x-1 का होल स्क्वायर होता, x-1 का होल स्क्वायर होता, तो क्या मैं यहां से -1 चेक करता। यदि यहां पे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे -1 होता, मैं ये बोलूं कि यदि यहां पे x-1 का जो होल स्क्वायर है यहाँ पे ये होता, तो क्या यहाँ पे मैं -1 चेक करता, नहीं चेक करता। क्यों कि मैं इस -1 को नहीं देख रहा हूं, यहाँ पे मैं इसके एक्सपेंशन में जो -1 है उसको देख रहा था। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये
प्लस 1 हो जाएगा। तो यदि ये इस फॉर्म में होता, क्यू के फॉर्म में होता, तो वहां पे कुछ अलग चेक करता, बट यहाँ पे स्क्वायर में -1 नहीं चेक कर रहा हूँ, क्यूब -1 चेक कर रहा हूँ, इसके एक्सपेंशन फॉर्म में जो आता है -1 उसको मैं देख रहा हूँ कि वही ऑटोमेटिकली इसे किसी न किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और ये लेके आएगा। तो ये तरीके को आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको इन सब अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग रहा होगा, बट यदि आप इन सब चीजों को समझ लीजिएगा तो आप क्वेश्चंस को देख के आंसर मार पाइएगा कि इसका आंसर ये होगा, बिना पेन टच किए हुए। कि इन क्वेश्चन में भी देखिए, बोले कि 2 डिजिट नंबर है, इसको इस तरीके से है जिसका सम जो है ना उस नंबर का और उसको रिवर्स करने के बाद जो आएगा उसका सम है 55, और उसका जो डिफरेंस है उस नंबर का और उसको रिवर्स करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उन दोनों का वो है 45। तो प्रोडक्ट का डिजिट का आंसर क्या होगा? सिंपल बोलते हैं कि आंसर 0 होगा, डी आंसर होगा। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक नंबर 55 है और एक 45 आ रहा है। कोई एक नंबर है, कोई एक डिजिट, एक 2 डिजिट का नंबर है, इसको मैं उसके रिवर्स डिजिट से ऐड कर रहा हूं तो इतना हो जा रहा है, और माइनस करो तो इतना आ जा रहा है। इसका मीनिंग क्या बताओ? वो नंबर बीच में कहीं पे आएगा। एक नंबर है, सपोज करते हैं उसे मैं नंबर 20, एक नंबर है आपको 10, एक नंबर से मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, और सपोज करते हैं कि एक नंबर ऐड कर रहे हैं और एक नंबर में उसको माइनस कर रहे हैं उतना ही, तो ये दोनों नंबर आ जा रहा है। तो बताओ 15 एक ऐसा नंबर है जिसमें मैं 5 ऐड करूंगा 20 हो जाएगा, और 5 ऐड करूंगा माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में वही बोला है कि ऐड करने से उस नंबर का उसका रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसको ऐड करने के बाद 55 आ रहा है, और जब उसको रिवर्स करने के बाद माइनस करते हैं तो 45 आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? नंबर बीच का है 50, कि 50 को यदि रिवर्स किया तो 05 आएगा, तो 55 हो जाएगा ऐड करने से, माइनस किया तो 45 आ जाएगा। बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है कि वो जो नंबर कौन सा है, नंबर है 50। तो बोला कि नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा डिजिट का, तो 5 इंटू 0 कितना होगा? 5 होगा। 5 होगा क्या? नहीं, 0 होगा। आपको ये फ्लो में 5 नहीं मार्क कर देना, आपको ध्यान रखना है कि 5 इंटू 0 0 होगा, इसलिए आंसर मेरा ये आएगा। ये आप समझ सकते हैं कि कोई नंबर है जिसमें कुछ ऐड किया और वही नंबर उसमें माइनस किया तो 45 आ गया। किसी नंबर में मैं कुछ ऐड किया तो 55 आ रहा है, और उसी में वही नंबर मैं माइनस किया तो 45 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? नंबर बीच बना होगा, मिड नंबर होगा, और वही 50 आ गया। इस तरह से इसका जो तरीका है आपको समझ लेना चाहिए। सिंपल तरीका ये है कि आप ये जो समझते हैं कि एक 2 डिजिट का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यदि 55 को लूँ, इसको लिख सकते कैसे बताओ? 10 इंटू 5 इंटू प्लस 5 इंटू 1, मतलब यूनिट डिजिट का नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 प्लस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से मेरा डिजिट बन जाता है। तो यदि कोई नंबर को इस तरह से मैं एज्यूम करूं तो इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू एक्स प्लस क्या वाई इंटू 1, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 10x प्लस वाई ए नंबर। इसी को यदि मैं बोलूँ कि जो डिजिट है उसको रिवर्स कर दिए तो वाई एक्स हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे लिख सकते क्या 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो 10x प्लस वाई को बोलना है कि उसको रिवर्स करने के बाद जब ऐड करते हैं इन दोनों का, एक नंबर है उसको और उसको रिवर्स करने के बाद जो आता है उसको दोनों को ऐड करते हैं तो इतना आता है, और जब उसको माइनस करते हैं 45 आता है। तो 10x प्लस एक्स वाई जो है, और जब एक है मेरा 10y प्लस एक्स, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो क्या हुआ यहाँ पे ऐड करने से 11x प्लस 11y हो जाएगा, और माइनस करने से प्लस करने से ये केस आएगा, और माइनस करने के केस में ये आ जाएगा क्या 9x माइनस 9y। यहाँ पे 9 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 11 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है थोड़ा
कि एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार, तो इसको आपको ध्यान रखना कि जब 2 नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसको हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा, ब्रेक कर देंगे और उसको रिवर्स करने के बाद ऐसे बनेगा। जो सम ऑफ द नंबर होता है वो 11x+y होता है और यहाँ पे 9 × x−y होता है। ऐसे भी कर सकते हैं यदि आपको ये पता हो, तो ये ध्यान हो आपको तभी बोल सकते बताओ। 55 को डिवाइड किए 11 से तो 5 हो गया, मतलब x+y जो हो गया मेरे यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इस केस में 9 को 45 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, x−y हो जाएगा, तभी 5 हो जाएगा। तो x+y 5, x−y 5, इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसको आप कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, ऐड करने से 5, y का वैल्यू क्या होगा 0। तो तभी भी क्या होगा, यदि जो वो नाइक क्वेश्चन में क्या बना है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट जो है वो x × 0, 5 × 0, तभी 0 ही आएगा। तो अभी किसी तरीके से भी करें आप, अंडरस्टैंडिंग से करें, तरीकों से करें, इस क्वेश्चन में आप ये जो है वैल्यूज सम का और सबट्रैक्ट करने के बाद जो आता है, रिवर्स करने के बाद डिजिट का, वो आप ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आता है, बट आप अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बने ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करने क्वेश्चन को आप इजिली लेके चले जाएंगे, क्वेश्चन को सही मार्क। चलिए आगे चलते हैं। जो 4th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो है एक बोल सकते हैं कि ये कभी कभी रिपीट होता है क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी जो है फिनिश करता है 10 डेज में, बी सी करता है फिनिश करता है 12 डेज में, सी ए करता है फिनिश 15 डेज में, तो ए बी सी कितने दिन में करता है टुगेदर। इसका आप डायरेक्टली ध्यान रखिए कि ए इंटू बी और इंटू सी बाय ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है, यहाँ भी क्या 180 है ना, तो 180 में 10 यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पे 10 × 15 तो 150 तो है ही, वहाँ पे एक 0 है ही। तो 10 को यदि मैं कॉमन लूँ तो बचा कितना, ऊपर में बचेगा 15, 10 कट गया कॉमन लेके तो बचा यहाँ पे 12, यहाँ पे बचा 15, 12 जाए 180 होता है, 10 कॉमन लिया तो बचा 18, यहाँ बचा आपका 10 कॉमन लेने से बचा 15। तो आपका 15 × 12 × 15 ऐसे ही हो गया। यहाँ पे इसको आप ऐड कीजिएगा 45 आ जाएगा। तो 15 के जगह 3 से और 3 से की जगह 12 को कट कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपको जो है ना, ये रटा होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसको रटा होना चाहिए, इसमें कोई सिंपल ही है, और ऐसे प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो आगे चलते हैं कि जो क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन को कैसे करें। ये क्वेश्चंस भी जो है देख सकते हैं, इसको आप, एक पर्सन बोरो करता है 10,000 रुपीज 12% के इंटरेस्ट रेट पे एनुअली, जो कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली 9 मंथ्स के लिए। तो बोल रहा है कि कितना इंटरेस्ट पेड करना होगा उसको 9 मंथ्स के बाद। 10,000 का जो प्राइस है उसको यदि 12% रेट है उसका एनम के हिसाब से, एनम के हिसाब से, ईयरली हिसाब से, जो कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली 3 मंथ्स के बेसिस पे। जब वो 3 मंथ्स के बेसिस पे क्वार्टरली डिवाइड हो रहा है तो 12% जो रेट है उस हिसाब से जो उसका क्वार्टरली जो वो डिवाइड कर रहा है, कंपाउंड कर रहा है, उस क्वार्टरली 3 मंथ्स के इंटरवल पे उसका रेट कितना होगा। 12% है एक ईयर का, तो 3 मंथ से कितना होगा 3%। और जो आपका 9 मंथ्स यहाँ पे है कि नहीं, उसको इंटरेस्ट पेड करना है, तो ये जो 3 मंथ्स का जो गैप आएगा वो 9 मंथ्स में कितना आएगा, 3 टाइम्स ही आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन गया कि इतना का जो पैसा है वो 3% इंटरेस्ट रेट पे वो 3 बार कंपाउंड कर रहा है। तो सिंपली बोलते हैं इसको कि जो 10,000 का जो 3% होता है वो कितना होता है, 300। फिर यदि मैं आगे क्वार्टर की बात करूं, एक टर्म तो यहाँ पे आ गया, फिर आगे क्वार्टर की बात करूं तो फिर से 300 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं अभी मैं,
और फिर से आपका 300 आएगा। यदि मैं इसका बात करूं तो ये तो आपको समझ में आया कि ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 क्वार्टर में, तो मैं इसको 3 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। इस 300 का जो मेरा 3% का इंटरेस्ट आएगा, आगे भी आएगा, तो 27 आपको हो गया 9 300 का जो 3% होगा वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 9 लेके आ गई। तो यहाँ पे मेरा जो 300 का, ऐसे फिर से बात करते हैं कि जो यहाँ पे 300 का जो 9 है, 9 यहाँ पे आ गया और इसका भी 9 आपका आ गया। 300 का 3%। फिर जो यहाँ पे मेरा ये जो 300 है इसका अभी आपका 9 आगे आएगा, तो 27 हो गया। और ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे है, पता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आता है, तो इसका भी जो 3% होगा वो कितना होगा 0.27। तो जो कंबाइंड जो आ गया मेरा इंटरेस्ट 333,900 तो यहीं पे आ गया, और यहाँ पे 99927 प्लस क्या 0.27, तो इससे आपका हो गया कि 9 इतना, ये आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सिंपल है कि जो 300 तो आपका नॉर्मल इंटरेस्ट हो गया सभी का 3 क्वार्टर का, और ये 300 का जो 3% आएगा 9 आगे यहाँ पे, और यहाँ भी 9 आएगा, और इस इंटरेस्ट का भी जो और जो 3% होगा वो 0.27 आ जाएगा। तो इस हिसाब से 927 और 0.27 इतना आपका निकल जाएगा आंसर। तो वो सिंपल ही क्वेश्चन था जो नॉर्मली आते हैं, तो आपको इन सब क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है पहले से। जैसे कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बोला है कि रिलेशन फाइंड आउट करना है ए बी के अंदर में। क्या है यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ। आप पहले अपने तरीके से सभी क्वेश्चंस को अपने तरीके से कीजिए पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप इसे देखिएगा, पॉज करके आप कीजिए, फिर आप इसको देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी जो है, यदि मैं ए बी का ध्यान दूं, यदि ऑप्शंस को मैं इस तरह से पकड़ते जाऊं, यदि ए और बी की वैल्यू मैं सेम रखता हूं, सपोज करता हूं, तो ए और बी का मैंने 1 ले लिया, तो इसे क्या आएगा साइन थीटा जो आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 2/2 आ गया, जो आपको 1 आएगा। क्या बताइए साइन थीटा का वैल्यू 1 आ सकता है? यस आ सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, मतलब ये ऑप्शंस तो हो सकता है। तो क्या ये ऑप्शन नहीं होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ पे सभी में क्या, इन दोनों ऑप्शन में इक्वल टू है, पर लेस देन ग्रेटर देन भी है, तो हमें इसे भी वेरीफाई करना होगा। अब चेक करते हैं। अब मैंने एक वैल्यू लिया 2 और बी का वैल्यू लिया 1/2। पता है मैंने ऐसा क्यों लिया? ऐसा इसीलिए लिया क्योंकि यहां पे जो रूट है ना, रूट जो स्क्वायर रूट है, हमको उसको हटाना है। अब ये यदि मैं यहां पे यदि इसका वैल्यू 2 और 3 ले लूं, तो रूट 6 हो जाएगा, रूट 6 तो हटेगा नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया कि ए और बी का जो वैल्यू है, जब वो रियल नंबर्स की तरह दिया हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने उसको क्या किया कि इस तरह से लिया था कि रूट मैं कैंसिल आउट कर पाऊँ। इससे लिए मैंने क्या किया, अब इस तरह से लेने से ये फायदा होगा, 2 + 1/2 हम तो इजली फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 1 × 2 क्या होगा, मतलब यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कट करके क्या होगा, तो मेरा आ गया 2 + 1/2 5/2 हो गया। यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं यदि रिवर्स करता हूँ तो कितना होगा 5/2। आपको समझाने के लिए मैं इतना स्टेप दिखा रहा हूँ, नहीं तो चीज़ें आप ब्रेन में ही कैलकुलेट करना एग्जाम में, जब चीज़ें आप ब्रेन में ही कर सकते हैं आराम से। मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे करने से 5/4 आ गया। बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या कभी 5/4 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जो है -1 से लेके +1 के बीच में ही रहता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जब ए का वैल्यू, इसको मैं ऐसा क्यों लिया, इस हिसाब से भी देखिए क्या बोलना है, ए जो है बी से बड़ा है, या बोलना है ए जो है इस तरह से बोलना है ए बी से बड़ा है, यहाँ बी जो है ए से बड़ा है। तो मैंने इस ऑप्शन को पकड़ते हुए क्या किया कि ए को मैंने बी से बड़ा कर दिया, 2 1/2 से बड़ा है,
बट जब मैं ऐसे किया तो ये ऑप्शन मेरा गड़बड़ हो गया। इसका मतलब है कि मेरा जो है 5/2 नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया था, यहाँ पे इक्वल टू चाहिए था, इक्वल टू इस दोनों में था। अभी ये ऑप्शन मैंने चूज किया जहाँ पे मैंने ए को बी से बड़ा किया, बट यहाँ भी ये कैंसिल आउट नहीं हो पाया। मतलब ये जो मेरा आया 5/4 वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब बताइए ये जो वहाँ पे ए और बी है, यदि मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो क्या इस वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी हो या बी प्लस ए, एक ही बात है। ए इंटू बी हो या बी इंटू ए, एक ही बात है। मेरे बोलने का बात यह है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि मैं इसी पोर्शन में यदि ऐसा करूं कि ए का वैल्यू 1/2 रख दूं और बी का वैल्यू मैं 2 रख दूं, तो ये इंटरचेंज हो गया। बट वैल्यू तभी तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि ए या बी का वैल्यू क्या है, कि दोनों सिमेट्री फॉलो कर रहे हैं। बताइए, यहाँ भी सिमेट्री है, ए प्लस बी, बी प्लस ए इंटू बी, बी इंटू ए की बात है। तब भी यहाँ पे ऐसा करने के बाद भी यहाँ मेरा तभी वही वैल्यू आएगा 5/4। इस केस में भी क्या होगा, साइन का जो वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग है ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। अब मैंने बी को ए से बड़ा लिया था, बी को मैंने ए से बड़ा लिया था, 2 जो है 1/2 से बड़ा है, तभी मेरा ये ऑप्शंस भी गलत हो गया। इसका मतलब ये है ये आंसर होगा। तो मैं आपको इतना समझाने में टाइम लग रहा है, बट आप यदि इसको इजली अंडरस्टैंड कर पाइएगा तो एग्जाम में आप इजली मार्क डाउन कर पाइएगा कि सिंपल क्या है, ए और बी है, मैं जो कोई वैल्यू पकड़ू 1 + 1 2/2 1 हो सकता है, मतलब साइन का वैल्यू 1 होगा, मतलब ये इक्वल टू बना आंसर होगा। मैं 2 और 1/2 लिया, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, 5/2 हो गया, 2 + 1/2, और यहाँ भी 2 है तो 5/4 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 5/4 यहाँ से भी आ गया जो भी इम्पॉसिबल है, तो ये आंसर से ये कट जाएगा इस तरह से। फिर मैंने 2 1/2 को क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये आंसर होगा। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये भी सिमेट्री के हिसाब से भी कुछ तरह से फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने इस दोनों ऑप्शंस को बिना कुछ ज़्यादा वैलिडेट करते हुए, एक को वैलिडेट किया, दूसरे को मैंने इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होने के कारण मैंने उसको कंसीडर करते हुए मैंने आंसर ए मार दिया। आपको ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चंस करने आना चाहिए। मैं आपको ट्रेडिशनल नहीं समझा रहा हूँ कि आप कहीं भी मिल सकते हो चीज़ें। इसलिए आइए क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। ट्रेडिशनल चीज़ें आप कहीं से भी सीख सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जनरली आपको कहीं और जगह नहीं मिलता है। समझ क्या है पेपर का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी जो है टुगेदर कोई काम करता है 36 डेज में। ए बी टुगेदर करता है 5 टाइम्स एज वर्क सी डन करता है एनोन। बी सी करता है उतना काम जितना ए करता है, और ए सी जितना काम करता है वो एन टाइम्स काम करता है बी का। तो बोल रहे हैं कि वैल्यू निकालना है एन का। आप इसको पढ़ने पॉज कीजिए और अपने तरीके से कीजिए। कैसे कीजिए एग्जाम में, जब तक आप ये नहीं कीजिएगा आप नहीं कर पाइएगा रियल एग्जाम में। तो देखिए ऐसे को ऐसे किया जा सकता है। मैंने लिखा कि ए जो है और बी कंबाइन करता है 5 टर्म्स ऑफ वर्क जितना वो सी करता है। मैंने इफिशियंसी को कुछ रेशियो में बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस तरह से क्या होगा, मेरा यहां से 5 आ जाएगा। ये करता है सी से 5 टाइम्स। हमको सिंपल जानते हैं कि 3 और 2 है, तो में हमको बोलना है कि जो 3 है 6 है, यहाँ पे 6 जो है 2 का 3 टाइम्स है। हमको इक्वल टू लाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बोला कि 3 जो है, सिंपल बात में 6 जो ऐसे बोलो कि 6 जो है 3 का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। हमको इक्वल टू लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट साइड में, ताकि वो इक्वलिटी मेंटेन हो पाए। सिमिलरली उस तरह से मैंने क्या किया कि जो मेरा यहाँ पे ए प्लस बी और सी का जो रिलेशन था, उन्हें ए बी जो है 5 टाइम्स काम करता है सी कंपेरिजन में, तो मैंने 5 को अपोजिट साइड रखा। फिर बी और सी जो है करता है कि जितना काम वो ए उतना करता है, और ए और सी जितना काम करता है वो करता है एन टाइम्स बी का वर्क का। हमको इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एन देना होगा। इसका मीनिंग ये है कि हमको अब एन निकालना है, तो हमको इसको सॉल्व करना होगा, बट आपको थोड़ा ध्यान दे करना है। सपोज करते हैं कि मैंने ये सी की वैल्यू जो है ना, मैंने 1 पकड़ लेता हूँ।
इससे क्या हुआ कि a प्लस बी का जो कंबाइंड वैल्यू है, क्या बताओ यहाँ पे ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे मेरा 3 एक ABC 3 वेरिएबल हुआ और n 4th वेरिएबल हुआ। तो 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो मैं 1 वेरिएबल को कुछ भी पकड़ सकता हूँ। तो मैंने C को पकड़ना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि मैं जब C की वैल्यू 1 पकड़ता हूँ तो a प्लस बी 5 हो जाता है, और जब मैं C की वैल्यू 1 पकड़ा तो a माइनस जब उधर जाएगा b तब भी 1 हो जाएगा, a माइनस बी भी 1 हो जाता है। इस तरह से a का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 3, और जो b का वैल्यू होगा 2। C 1 था, a इतना हो गया और 3 इतना हो गया, तो बोलना n का वैल्यू कितना होगा। C क्या है मेरा 1 है, a का वैल्यू 3 है, तो कंबाइंड हो गया 4, b ऑलरेडी मेरा 2 था, तो बताओ n का वैल्यू कितना होगा 2। सिंपल बात है, तो n आ गया मेरा 2, जो ऑप्शन है बी। आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे किया इसको। मैंने 36 का कोई नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा, मैंने सिंपल तरीके से ही ऐसे ही कर। ये सब चीज़ें आपको ये इतना ही लिखना है, उसके बाद तो आप इसको 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी 5 हो जाएगा, और ये माइनस हो गया, a का वैल्यू b का वैल्यू आ गया। सब आप मुंह से भी, है ना, बिना कुछ पेन पकड़े ही कर सकते हैं। और आपको पेन एग्जाम में मिनिमम पकड़ना है, जितना आप पेन कम पकड़िएगा उतना आप क्वेश्चंस को ज़्यादा कर पाइएगा, क्योंकि जितना आप पेन पकड़िएगा आपका टाइम उतना ही एग्जाम में जाएगा। और हमारे एग्जाम्स में टाइम ही एक क्रूशियल फैक्टर है, नहीं तो क्वेश्चंस तो सभी घर पे अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि सारे ग्रेजुएट्स हैं, मोस्टली सारे ग्रेजुएट्स हैं और सारे अच्छे खासे स्टूडेंट ही बैठते हैं एग्जाम में मोस्टली। इसलिए क्वेश्चन तो सभी कर पाएंगे, बट वही एग्जाम के हॉल में कौन कितना कर पाएगा वही एग्जाम्स का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ABC का रेशियो दिया हुआ है, आप बोल रहे हैं आपका इसका वैल्यू निकालने के लिए। ये तो आप सिंपल कर सकते हैं कि इसको K पुट करें या ना पुट करें। एक वैल्यू आप इसको 3/2 K पुट करेंगे तभी हो जाएगा, ना K नहीं भी पकड़ें तभी हो जाएगा। इसको 5/4 करेंगे और इसको C को यदि मैं 4/3 कर दूँ तो ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा इसको सभी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आपके इसको मान लेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पुट करेंगे तो आप सॉल्व करने से सिंपल सॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एक वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 3/2 का जो K है, और डिटरमिनेंट के अंदर सबका जो वैल्यू स्क्वायर का पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा बी आंसर। इस तरह से आप कीजिएगा तो आप तभी भी आराम से निकाल सकते हैं आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, सिंपल ही क्वेश्चन था, अभी चलते हैं आगे की तरफ। ये भी जो क्वेश्चन है आपको इसमें भी प्रोसेस सही करना है, क्योंकि जो प्रोसेस सिंपल प्रोसेस होता है वहाँ पे यही सूटेबल होगा। हमें वही चूज करना है कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस कैसा रहेगा। हमें क्वेश्चंस को एक बार अलग नजरिए से देखना है ताकि हम समझ पाए कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। जैसे यहाँ भी ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह का है जहाँ पे बोल रहा है कि सम जो है डिविजन्स का n नंबर्स का, n नंबर का 10 या 20 से है, जो a और b दिया हुआ है। b/a का वैल्यू दिया हुआ है -4, तो बोल रहा है कि n नंबर्स का मीन कितना होगा। ये नंबर जो है, जो a और b के बीच में है n नंबर्स, उसका मीन कितना होगा वो पूछ। इस आप इसमें आपको इस तरह से करना होगा, प्रोसेस सही जैसे करते हैं, जहाँ पे a करते हैं हमको स्टैंडर्ड डेविएशन से। यहाँ पे मीन जो हो गया वो क्या होता है, एज्यूम मीन, फिर आपका AD समेशन ऑफ D जो होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या सम ऑफ द डेविएशन बोल सकते हैं इसको, सम ऑफ द डेविएशन, और n है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऐसे भी इसको देखते हैं, मीन जो है मेरा इस केस में कि मैं एक 10 नंबर दिया हुआ है, एक 20 दिया हुआ है, तो मैं इसको 10 है 20 है उसके बीच में n नंबर्स हैं, तो मैं एज्यूम मीन में इसको ही मान सकता हूँ, इसको ही मान सकता हूँ, किसी को ही मान सकता हूँ। जनरली इसका मिड बना मानते हैं, बट क्योंकि इसके बीच में n नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा कैसा नंबर है, तो मैं इसको ही पकड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको ऐसे पकड़ूँ कि यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे जो डेविएशन का सम है वो आपका दिया ही हुआ है, जो एक नंबर जो आपका a है, सम ऑफ डेविएशन बाय आपका n है टोटल नंबर ऑफ टर्म। और एक केस में देखें तो यहाँ पे यदि सेकंड केस में देखें तो यहाँ पे इस केस में अगर 20 दिया हुआ है एज्यूम मीन के हिसाब से मैं उसको पकड़ सकता हूँ, और जो फिर सम ऑफ द डेविएशन जो है एक सेकंड जो है तो वो b है,
और मेरा फिर यहाँ भी n हो गया। तो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो an है बाई माइनस बी एन एक साइड लेके आए तो यहाँ पे मैं कहूँ तो 20 माइनस 10 हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सिंपल में जो वैल्यू बनेगा, जो यहाँ पे मेरा b बाई जो a है वैल्यू, उसको यूज़ करते हुए -4 दिया हुआ है, तो a बाई n जो है मैं यहाँ पे उसको लिखूंगा और माइनस देते हुए मैं ये b को पुट कर दूंगा 4 माइनस 4a। तो मैंने यहाँ b के वैल्यू जो है पुट कर दिया -4a बाई n, 10 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस कर सकते हैं आप। यहाँ पे 5a होगा बाई n इज इक्वल टू 10 हो गया। तो a बाई n जो यहाँ से आपका आएगा आपका 2 हो जाता। 2 होते ही आप कोई भी वैल्यू पुट इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, आपका मीन आ ही जाएगा। दोनों ही दो कंडीशन आपसे मीन हम लोग लिखे थे, उसको इक्वल कर दिए थे। तो अब इसमें 10 प्लस 10 10 प्लस है और a बाई n का वैल्यू 2 आ गया है आपका। तो 10 प्लस जो आपका 2 है वो आपका 12 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। सिंपल ही है, जैसे आपको प्रोसेस ही करना होगा। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का इतना कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी सिंपल प्रोसेस ही आराम से बन जाएगा। बोले कि एन मीडियन जो है सभी ऑब्जर्वेशन का m है, तो हमको उसका वैल्यू निकालना है। तो मीडियंस निकालने का एक कुछ तरीके होते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यदि मीडियंस है उस हमको डेटा दिया हुआ है और उसका मीडियंस कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने का सिंपल तरीका ये है कि यदि नंबर ऑफ डेटा जो है टर्म्स है वो इवन है, मैंने बात करते हैं ऑड का, ऑड है तो उस सभी डेटास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को सजा लीजिए, और जो मिड का नंबर होगा वही होता है क्या मेरा उसका मीडियन। पर यदि एन का जो वैल्यू है, एन का जो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म का बात करूँ मैं, यदि वो इवन होता है तो समझते हैं इस केस में क्या होता है कि दो मिड टर्म आता है, उस दोनों को सम करके बाई ऑफ 2 कर दीजिए तो भी मीडियन आ जाएगा। सिम यहाँ के जो केस जो है आपका, इसको मैं जो डेटा गिवन है उसको मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेता हूँ। तो हो जाएगा मेरा 1 8 12 17 21 28 35 45 54 और 61। तो देख सकते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 में से पता है इवन नंबर हो गया, तो जो फर्स्ट 4 होगा और लास्ट 4 को मैं कट कर दिया, तो बचा जो 21 है और 28 है, वही मेरा क्या हुआ उसका सम बाई 2, 21 प्लस 28 बाई 2। तो आपको हो गया यहाँ पे जब इसको करते हैं तो क्या होगा कि 49 बाई 2। तो ये हो गया मेरा मीडियन। तो एम की वैल्यू आ गया, तो 2 इंटू 49 बाई 2 प्लस 5। तो सिंपल है, 49 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 49 प्लस जो 5 है वो आपका आ गया 54, जो कि आंसर होगा आपका डी। ये प्रोसेस सही करने वाला है, इसमें भी कुछ कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इस क्वेश्चन में भी जो है आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि ये है तो उन्हें कितना रियल रूट्स पॉसिबल है इस इक्वेशन का। तो सिंपल आपको रूट्स निकालने के लिए अपन आपको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या करते हैं, इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ पे मेरा क्या होगा, इसको भी स्क्वायर करने से आपका क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 यहीं पे आ जाएगा, 9 आ जाएगा 9। अगर कीजिएगा फर्दर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 7x हो जाएगा इधर से, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो आप 7 x माइनस 7 हो गया, बस 0 हो गया। तो यहाँ पे x के या तो 0 होगा या तो x या तो पॉसिबिलिटी 0 है या तो 7 होगा। तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 होने से इसीलिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 9 आएगा रूट के अंदर, तो उसका वैल्यू तो प्लस 3 ही होगा। बट यहाँ पे 0 पुट करने से होगा -3 जो कि इनको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 7 ही पुट करने से क्या होगा, 7 सेकंड वैल्यू 7 है, 7 9 7 कितना होगा 16, जो आपका रूट के अंदर आएगा तो 4, और 9 में से 3 7 में से 3
अभी यहाँ पे 4 तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, दैट इज ओनली 1। कितना रियल नोट्स है? ओनली 1, दैट इज 7। 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे +3 आ रहा है या -3 आएगा इस केस में।